आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कहें वन साइड, एक तरफा चीज़ों को देखते हैं। कि मतलब सर, जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई आदमी अमीर है या नहीं है, तो अधिकतर लोग क्या जांचेंगे, वो ये देखेंगे कि यार ये आदमी अमीर है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैश है, मान लेते हैं 1 लाख। इसके पास बैंक में पैसा रखा है, मान लेते हैं 5 लाख। इसके पास दुकान है जिसकी कीमत होगी 40 लाख। इसके पास फर्नीचर रखा हुआ है, वो है 5 लाख का। इसकी उधारी बाकी है, बाज़ार पे ये 20 लाख मांगता है। अगर अपन इतना ही सोचें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, और इसके पास एक कार है, मान लेते हैं 6 लाख, तो यहाँ से देख के हमें लगेगा कि जिस आदमी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए चमन लाल, इस चमन लाल के पास 20, 26, 31, 71, 76, 77, ये पार्टी 77 लाख की है। यानी पहली दृष्टि प्राइमा फेसी अगर देखें तो आपको लग सकता है कि चमन लाल जो है वो 77 लाख की पार्टी है, क्योंकि इसके पास ये सब है। लेकिन ये असलियत नहीं है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि इसने बैंक से लोन उठा रखा है जो कि 20 लाख का है। इसके ऊपर कई सप्लायर्स का पैसा बाकी है जो 10 लाख रुपया है। इसके अलावा इसने 2 साल से या 1 साल से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी है, वो 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। और इसने कुछ अपने मिलने वालों से लोन उठा रखा है, वो 5 लाख का है। अब आप देखिए, इसके पास जो प्रॉपर्टी है 20, 30, 31 और 5, 36 लाख रुपए के इसके ऊपर लायबिलिटी भी है। मैंने क्या कहा शुरू में कि आप वन साइडेड देख रहे हो कि इसके पास असेट्स कितने हैं, लेकिन जो ट्रू टेस्ट होता है वो होता है असेट माइनस लायबिलिटीज। इसके पास अगर 77 लाख रुपए हैं, मान लीजिए कि सबको सेल कर देता है, दुकान बेच देता है, फर्नीचर बेच देता है, डेटर से पैसे वसूल कर लेता है, कार सेल कर देता है, और इसके बाद 77 लाख रुपए आ भी जाते हैं, तो भी इसको पहले 36 लाख रुपए तो लोगों को देने पड़ेंगे। ये लोग पैसा अपना छोड़ेंगे थोड़ा ना। तो इसके पास असल में कितना है? 41 लाख है। तो ये जो 41 लाख है, ये इस चमन लाल का खुद का पैसा है। तो इसे आप कह सकते हो कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फंडामेंटल रूल चलता है कि A माइनस L इक्वल टू C, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल या एक वर्ड होता है इक्विटी, थोड़ा भारी वर्ड है, इक्विटी। तो अगर आपको खुद का पैसा देखना है, किसी ओनर की रियल पावर देखनी है, तो आपको कैपिटल देखनी चाहिए। और ये असेट है, ये लायबिलिटीज है, और इसका ये जो गैप है उसे हम कैपिटल बोलेंगे। और ये कैपिटल जैसे मैंने 41 लाख बताई, और ये जो मैंने बनाया है स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। इसे बोला जाता है बैलेंस शीट। अगर किसी को पूरे अकाउंट्स ना भी देखने हो, एक सिंगल स्टेटमेंट देखना हो, तो उसे बैलेंस शीट देखनी चाहिए। ये मिरर होता है बिजनेस का। जिसको बैलेंस शीट देखनी आती है, समझनी आती है, उसको समझो पूरा अकाउंट्स आता है। ये समरी होता है। अच्छा चलिए, अब इन चीज़ों पे पहुंचते कैसे हैं, ये जो चीज़ें मैंने लिखी उन तक पहुंचते कैसे हैं, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू में पहला क्वेश्चन टफ लगेगा। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमित। अब ये बात चल रही है सुमित की, ठीक है। सुमित ने जो किए वो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सौदे। पहला सौदा क्या था? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000। सबसे पहले कमेंस मतलब शुरू करना। सुमित ने बिजनेस शुरू किया, ओके। ये सुमित होता है, ये सुमित का घर होता है, और ये सुमित की दुकान होती है। तो सुमित ने अपने घर से पैसा निकाल के दुकान में डाल दिया।
सुमित ने अपने घर से पैसा निकाल के अपनी दुकान के अंदर पैसा डाल दिया। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश, और कैश के सामने लिखा 60,000। कैश कम्स टू द बिजनेस, कैश कम्स टू द बिजनेस, और यहाँ लिखा मैंने कैपिटल। कि सर यहाँ और यहाँ क्या, देखिए आप समझिए कि आपके लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो इधर लिखा मैंने कैश, उधर लिखा कैपिटल। अभी देखते जाइए। फिर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। 30,000 का सामान कैश पे और 20,000 का सामान उधार पे खरीदा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ, तो आप सोचेंगे सर माल खरीदा। तो मैं पूछूंगा माल खरीदने से क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि माल खरीदने से सर माल आया। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया स्टॉक, और यहाँ मैंने लिखा 50,000। मैं पूछूं और क्या हुआ, तो तुम बोलोगे सर अपन ने कैश दिया, तो हमारा कैश गया। देखो आप चाहो तो यहाँ माइनस साइन यूज कर सकते हो, बट यूज ब्रैकेट। इंस्टीड ऑफ माइनस साइन यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर माइनस। और आपने जो 20,000 का सामान खरीदा उधार, उससे आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। सर लायबिलिटी मतलब ये पैसा तुम्हें फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इस तरफ आ गया, किस तरफ, इस तरफ मतलब कहाँ, पाकिस्तान की तरफ। इधर पाकिस्तान की तरफ आ गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स 20,000 रुपया। कि सर हमें समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, देखे जाओ। अब 2 ओवर पूरे होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 60 में से 30 गया 30, और ये 50, और ये 20, और ये 60। कि सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे। इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। इसमें क्या लिखा है सर, कि हमने सामान बेचा। सर कैश आएगा, बिल्कुल सामान बेचोगे तो कैश आएगा। सर सामान जाएगा, जी हाँ सामान जाएगा। और सर हमने 10,000 कमाया। अब आप रियल में सोचिए कि अगर दुकान पे जब सेल होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, नौकर को कि सेठ को? सिंपल को बताए, सेठ को खुशी होती है, क्योंकि कमाई जो होती है वो सेठ की होती है। तो ये जो 10,000 की कमाई है वो किसकी है, ओनर की। तो ये किसके खाते में जाएगी, ओनर के खाते में। तो इसको मजा आ गया। वो जो कैपिटल कॉलम होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर वो ओनर का कॉलम है। जैसे सबका हिस्सा होता है ना, इसका भी हिस्सा है, ठीक है। आप कभी लार्जर पिक्चर समझ पाएंगे ना, तो ये समझेंगे कि एक बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस में लगा हुआ होता है। इसके लिए एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर्स। एक बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओनर इज द वन ऑफ देम एंड ओनर इज द की पर्सन। तो ये जो सेल हुई ना, इससे सबसे ज़्यादा जिसको मज़ा आ रहा है ना, वो ये ओनर ही है। तो इसके यहाँ 10,000 जुड़ गया। 3 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 90-90। आगे सुनिए। चौथा, पेड वेजेस 500 एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग 100। सोचो क्या हुआ, वेजेस पे हुई। जैसे किसी बंदे ने हमारे लिए माल उतारा या कोई काम किया, उसके बने 600 रुपये, मान लो बने 600 रुपये। मैंने कहा 500 ले जा, 500 ले जा। तो 500 तो कैश में गए, और 100 रुपये बाद में ले लियो, ये है लायबिलिटी, ये है लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ एक कॉलम क्रिएट किया, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग नाम से एक कॉलम क्रिएट किया। और ये जो 600 रुपये अभी अभी खर्च हुए, देखिए बिजनेस के जो खर्चे लॉसेस का एंड जिम्मेदार होता है वो भी ओनर होता है। और जब भी खर्चा होता है ना, तो ओनर को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि ओनर की कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। तो 59,500। आप सोचो, ऐसे ही सोचो कि दुकान में मान लीजिए नुकसान हो जाए, कुछ चीज़ गिर गई, टूट गई, किसको दुख होगा? नौकर को हो सकता है 2 मिनट का दुख हो, लेकिन ज़्यादा दुख ओनर को होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉस किसको बेयर करना है? उसको बेयर करना है। नौकर को तो अपनी तनख्वाह मिलनी है। तो आप उस बात को समझिए। अच्छा, जहाँ प्लस माइनस नहीं होता ना, वो फिगर सेम का सेम नीचे आता है। जहाँ प्लस माइनस नहीं है, वो फिगर सेम का सेम नीचे आता है। और सुनते हैं, लास्ट है
बॉट व्हीकल फॉर पर्सनल यूज़ 15,000, 15,000 की गाड़ी खरीदी। मान लो एक स्कूटी है जो इसने 15,000 की खरीदी, तो ये तो सबको पता है कैश गया, तो कैश में तो आ गया 15,000 माइनस। ठीक है, इस माइनस की जगह ब्रैकेट साइन यूज़ कर देते हैं। तो ये 15,000 तो हुआ माइनस, और ये 15,000 की जो स्कूटी खरीदी है वो इसने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, और पर्सनल यूज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स और कैपिटल में होता है 36 का आंकड़ा। कैपिटल मतलब बिजनेस के अंदर पैसा लगाना, और ड्राइंग मतलब उस पैसे को निकालना। तो 15,000 कैपिटल में से माइनस होगा, 15,000 कैपिटल में से माइनस होगा। अब यहाँ पे आया 44,500 लेस करने पे, यहाँ आया 30,000, इन दोनों का टोटल हुआ 74,500। इधर है 20,000, ये है 100 रुपया, 69 में से गया तो ये हुआ 54,400, और ये सब जोड़ेंगे तो 74,500। आखिर में आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है, प्रूफ होना चाहिए। ये वाला जो साइड है इसे हमने नाम दिया असेट्स, ये मुझे पहले लिखना चाहिए था। ये वाला जो है इसे बोलेंगे लायबिलिटीज, और इधर कॉर्नर पे जो है इसे बोलेंगे कैपिटल, और A इक्वल टू L प्लस C होता है, A इक्वल टू L प्लस C होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोहराता नहीं हूँ, आप रिप्ले करके एक बार सुन लीजिएगा, अभी और क्वेश्चन वैसे आने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बाकी तो अभी और वीडियोस जैसे जैसे आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 2, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ पवन। पवन दुकान के ओनर हैं, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक करोगे आपका इक्वेशन दोनों तरफ बराबर बैठेगा। इक्वेशन है क्या बाय द वे, A इक्वल टू L प्लस C। इसका बेसिक मतलब होता है कि बिजनेस के जो असेट होते हैं वो या तो लायबिलिटी की वजह से जनरेट होते हैं या ओनर की कैपिटल की वजह से जनरेट होते हैं। आई रिपीट, बिजनेस के जो असेट होते हैं इधर जनरेट ड्यू टू लायबिलिटी और ड्यू टू कैपिटल, या यूं कह लो कि बिजनेस के अंदर जो कुछ भी है उस पे हक होता है या तो बाहर वालों का या ओनर का। ओनर के लिए अपन एक सेपरेट कॉलम रखते हैं कैपिटल, बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन वैसा काम। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। ओनर ने दुकान में ये सब लगाया, अपने घर से निकाल के ये सब उसने बिजनेस में लगाया। तो एक तो बिजनेस के अंदर कैश आया आपके पास, तो मैंने कैश का कॉलम लिखा। इसके अलावा स्टॉक एंटर करेंगे, इसके अलावा फर्नीचर एंटर करेंगे। तो हमने ये देखा कि टोटल 1 लाख रुपया ओनर ने कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन इस अमाउंट पे किसका हक है, तो ओनर का हक है। ये आपका सीरियल नंबर हो गया। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉलम आप बना सकते हैं पर्टिकुलर्स के लिए, जिसमें अपन डिटेल्स लिखेंगे, लेकिन अभी मैं डिटेल्स लिखने में टाइम खराब नहीं करूंगा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश। सर क्या लिखा है कि हमने गुड्स परचेज किया, उधार भी और कैश भी। टोटल जो गुड्स हमने परचेज किया वो है 30K का। तो गुड्स परचेज करने से क्या होगा, स्टॉक आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर 30,000 आएगा। अब अगर आपने उसके लिए पैसा दिया तो आपका कैश जाएगा, और अगर ये उधार पे है, जैसे कि 12,000 उधार है, तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी। इस पीपीटी के एंड में आपको एक थ्योरी भी समझने को मिलेगी, मतलब एंड में अपन देखेंगे कि लायबिलिटीज वगैरह क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्रेडिटर्स कि सर आपने किस तरफ लिखा है, ये मैंने पाकिस्तान की तरफ लिखा है जी, और यहाँ पे लिखा है लायबिलिटीज़, और यहाँ पे ये 12,000 के हमारे लायबिलिटीज़ हैं। इसके बाद इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। हमने कैश दे दिया, इसलिए अब हमारे पास कैश 42,000 बचा है। स्टॉक आया है तो अब 60,000 हो गया। फर्नीचर पहले की तरह 10,000 है। ये टोटल 1,12,000 होती है, और 12,000 क्रेडिटर्स हैं और 1 लाख रुपए कैपिटल है। थर्ड पॉइंट, गुड्स
कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 40,000 का माल था, 25% मुनाफा है, 25% मुनाफा जोड़ेंगे तो 10,000 होता है। तो 40,000 का माल हमने 50,000 में बेचा और हाफ पेमेंट रिसीव, और इसमें से हमें 25K मिल गया कि सर वापस बताओ, हमने गुड सेल किया, हाँ सर। 40,000 का सामान था पर अपन ने 50,000 में बेचा, हाँ सर। इसमें 25 हमें मिल गया और 25 बाकी है, तो आपको कैश के अंदर 25 लिखना है। स्टॉक आपका गया, स्टॉक में से माइनस करना है। 10,000 आपने कमाया, वो कैपिटल में लिखना है और डेटर्स लिखना है कि सर सच में समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपको ये डाउट हो सकता है कि सर हमें आधा पैसा ही मिला, आधा तो मिला नहीं, पर अकाउंटेंसी में हमने पैसा कमा तो लिया ना, पैसा अर्न तो हो गया। और ऑब्वियस ही बात है, हमने ऐसे कस्टमर को तो सेल किया नहीं होगा जो हमें पैसे नहीं देगा, नहीं तो हम उसे सेल ही क्यों करते क्रेडिट पे। तो आप ये समझिए कि आज के दिन तो हकीकत ये है कि हमने 10,000 कमा लिया है बट वो मिला नहीं है। इसको बोलते हैं अर्नड बट नॉट रियलाइज्ड। आपको पूरा मिला नहीं है, ये बात जरूर है। खैर, क्या क्या श्योरली हुआ? स्टॉक गया, हाँ सर। पैसा कमाया, हाँ सर। 25 मिल गया, हाँ सर। और 25 मिलेगा, तो मिलेगा को बोलते हैं डेटर्स। देयर आर टू वर्ड, डेटर्स जिनसे पैसा मिलेगा, ये है क्रेडिट कस्टमर्स, और क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया है। ओके, जैसे जैसे बातें बार बार आप सुनेंगे आपको आ जाएगा डेफिनेट। वापस से न्यू इक्वेशन जनरेट करेंगे कि सर ऐसा बार बार करना पड़ेगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसे ही कराते हैं कि भाई हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन जनरेट करना होता है, और जिस कॉलम में प्लस माइनस नहीं हो उनको सेम का सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। और देखते हैं, पेड फॉर कमीशन एंड फॉर सैलरी। वेल, हमने कमीशन के लिए पे किया और सैलरी के लिए पे किया। मान लीजिए महीना पूरा हो गया तो हमने पेमेंट किया, तो कैश गया, तो गया के लिए जैसे ब्रैकेट साइन लिखते हैं। और आपने जो पैसा दिया है वो पैसा आपका खर्च हो गया, स्पेंट हो गया। अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। देखिए, फर्नीचर में जो पैसा लगाया है वो पैसा वापस आएगा, डेटर को जो उधार दिया है वो वापस आएगा, पर जो सैलरी और कमीशन का पैसा दिया है वो वापस नहीं आएगा। तो जो पैसा वापस नहीं आता है वो कैपिटल में से रिड्यूस होता है। जो पैसा वापस नहीं आता वो कैपिटल में रिड्यूस होता है। तो इसीलिए ओनर सैलरी नहीं बढ़ाते, या सैलरी देते समय शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो पैसा जो वो देते हैं वो वापस नहीं आता उनके पास। ठीक है, तो वापस से नया इक्वेशन है। 61,000 कैश में, 20,000 स्टॉक में, 10,000 फर्नीचर में, 25,000 डेटर्स में। ओके, फिफ्थ पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर 10,000। हमने क्रेडिटर को 10,000 रुपये दिया। यहाँ देखो फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। अभी हमने जैसे क्रेडिटर हमारे पीछे पड़ गया कि पैसे दो, तो मैंने कहा वाह 10,000 रुपये रखो, तो कैश हमारा गया और क्रेडिटर भी 10,000 कम हो गया। यानी लायबिलिटी को निपटाने का क्या तरीका है? आप सोचो कोई आपके पैसे के लिए पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पैसे दोगे, जान छुड़ाओगे। तो आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब क्रेडिटर कितना बचा? 2,000। फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है। कैपिटल 1,04,000, और यहाँ 51,000, यहाँ 20,000 71, ये 10 81, और 25 106। मैंने इधर का पूरा टोटल लगाया LHS लेफ्ट हैंड साइड 1,06,000 रुपये, और यहाँ का भी हमने टोटल लगाया 1,06,000 रुपये। LHS इक्वल टू RHS एंड में भी होगा, और एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर ट्रांजेक्शन के बाद भी आप चेक करोगे तो बीच बीच में चेक करना चाहिए, तो बराबर बैठेगा। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा। अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली ALC पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि किसी ट्रांजेक्शन का एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। ज़रूरी नहीं कि होगा ही, पर होगा तो क्या होगा, और लायबिलिटीज ऊपर जाएगा या नीचे, या कैपिटल ऊपर जाएगा या नीचे। बस कैपिटल में आप याद रखना कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर बिजनेस के एक्सपेंस हैं तो वो भी आपकी कैपिटल को माइनस करेंगे, और अगर इसके इवन पर्सनल एक्सपेंस भी होंगे, और अगर ये पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा उठाएगा तो वो भी इसकी कैपिटल को माइनस करेंगे। चलिए, ओके।
इक्वेशन को समझाता हुआ एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे, थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। क्या कहता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये इन्होंने 5 ट्रांजेक्शन दिए हैं, अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। कैसे करेंगे, वहाँ अपन जब जाएंगे, यानी जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो अपन ने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन A इक्वल टू L प्लस सी, असेट बराबर होता है लाइबिलिटीज और कैपिटल के। अच्छा, जैसे ऑलमोस्ट आधा जगह या आधे से भी ज़्यादा जगह आप असेट्स के लिए रख लेना, और कैपिटल के लिए बिल्कुल जो कॉर्नर होता है लास्ट कॉलम वो कैपिटल के लिए रख लेना, और बाकी लायबिलिटी के लिए रख लेना। ठीक है, थोड़ा इसमें शुरुआत में आइडिया से काम करना पड़ता है, कितना कॉलम बनाए वगैरह, वो धीरे धीरे आपको आएगा। जैसे लिखा है अ लोन वाज टेकन फ्रॉम हेमंत, आराम से देखो, लोन लिया। आप इमेजिन करो लोन लोगे तो क्या होगा, कैश आएगा, कैश आएगा, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी वापस करने की। हो सकता है आपने 1 साल के लिए लोन लिया हो, चाहे 5 साल के लिए लिया हो, पर वापस तो करोगे, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ की तरफ आके आपको लिखना पड़ेगा हेमंत लोन, यहाँ 60,000। तो आप को समझने की कोशिश कीजिए कि लायबिलिटीज़ का मतलब है जो पैसा हमें फ्यूचर में देना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉलम होता है जहाँ पर लिखते हैं कि क्या हुआ, इट्स लाइक अ नरेशन। तो ये हो गया लोन टेकन। पर्टिकुलर्स में हमने बताया लोन लिया, और यहाँ हमने कॉलम क्रिएट किया कैश का। आ जाओ आगे। गुड्स परचेज 10,000 फॉर कैश एंड 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजेश। लगातार तीसरी बार ये ट्रांजेक्शन आया है जहाँ हमने सामान खरीदा है, सामान, गुड्स, स्टॉक। इस चैप्टर में हम बोलते हैं स्टॉक, तो यहाँ मैंने कॉलम क्रिएट किया स्टॉक का, और स्टॉक के सामने मैंने 30,000 लिखा। 30,000 का स्टॉक आया, और 10,000 मैंने कैश दिया, तो 10,000 कैश गया, ये 10,000 और ये ब्रैकेट साइन मतलब गया, और 20,000 रुपये मुझे देने हैं राजेश को, ये है लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिटर। आप चाहो तो यहाँ पे राजेश लिख सकते हो, और चाहो तो आप क्रेडिटर्स लिख सकते हो। ये 20,000 एक तरीके से 20,000 ब्रैकेट में लिख दिया राजेश, ये भी ठीक रहता है। चलिए कि अब क्या करें सर, अब आप देखो 60 में से 10 चला गया 50, और ये है 30, और यहाँ है 60, और यहाँ है 20। 80,000 दिस साइड, 80,000 दिस साइड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड में लिख देंगे गुड्स परचेज्ड। ठीक है, ये अपने आप ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, गुड्स परचेज्ड। आगे, हाफ गुड्स रिटर्न टू राजेश। अब कमाल कर दिया, हमने माल राजेश को वापस कर दिया। वेल, राजेश को माल वापस कर दिया। हमने राजेश से लिया कितने का था, 20,000 का माल, उसमें से हमने आधा रिटर्न कर दिया, तो 10,000 रुपये का माल गया, और 10,000 रुपये क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे। हमने माल रिटर्न किया तो माल में तो कम हो गई होगा, और हमारा लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। यहाँ रह गया 50, ये हो गया 20, ये 60, और ये 10। अभी तक आपका कैपिटल वाला कॉलम 0 चल रहा है, कोई ना। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000, कॉस्ट 20,000। 20,000 का सामान हमने 25,000 में बेचा, 20 का सामान 25,000 में बेचा, तो कैश के अंदर आएगा 25, स्टॉक में से जाएगा 20, और 5,000 कमाया किसने, ओनर ने। किस सर, दुकान ने। हाँ, तो दुकान किसकी है, ओनर की। तो ये 5,000 रुपया यहाँ पे प्लस होगा कैपिटल में। ठीक है, तो कैश आपके पास आया था, स्टॉक आपके यहाँ से गया था, NIL नील, शून्य, 0। ये 60, ये 70, और ये 5 75, 75 ऑन दिस साइड। लास्ट है, हाफ ऑफ लोन वाज रीपेड टू हेमंत अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 1,000। हमने आधा लोन वापस किया। पूरा लोन कितने का था, 60 का। आधा लोन कितने का हुआ, 30 का। 1,000 का ब्याज 31, तो कैश में से 31 गया। लोन हमने आधा चुकाया,
तो आधा गया, और 1000 जो आपने दिया है ना वो इंटरेस्ट है, ब्याज, एक्सपेंस है, वो आपकी कैपिटल में से कटेगा। 1000 सोचो ऐसे ही, कभी आप बड़े होंगे तब आप समझेंगे कि एक तो लोन मिले आपको और सामने वाला ब्याज लगाए, और एक आपको लोन मिले और सामने वाला ब्याज न लगाए, तो आपको खुशी होगी कि लोन लिया और ब्याज नहीं लगाया। यानी जब हम ब्याज देते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है। थोड़ा दुख इसलिए होता है क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आता। तो 1000 रुपये आपने ब्याज दिया, वापस समझ लीजिए, आपने लोन चुकाया 30,000 का, 1000 ब्याज, तो कैश में से गया 31, लोन कितना साफ हो गया 30 का, और 1000 क्या था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, वो कैपिटल में से लेस होगा। अब यहाँ पे 44,000, यहाँ पे नील, यहाँ पे 30,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 4,000। आपका ये सब मिलाकर 44,000 टोटल होता है, और ये सब मिला के भी 44,000 का टोटल होता है। LHS इक्वल टू RHS है। LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, असेट्स है, राइट हैंड साइड पे क्या है, लायबिलिटीज और कैपिटल है। तो A बराबर L प्लस C, ये आपको कस के याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया है। चलिए, आज अपनी जो बात हुई वो बेसिकली अपनी बात हुई अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ऑल्दो थ्योरी पहले आनी चाहिए, प्रैक्टिकल बाद में आना चाहिए। मेरा थोड़ा उल्टा हिसाब होता है, पहले मैं चीज़ समझा देता हूँ, अब उसका रिलेटेड थ्योरी पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है जी, आने लगा है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो लेक्चर आज अपने स्टार्ट किया उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो समझनी होती है। सबसे पहले आया कैपिटल। पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, फिर टेक्निकल जो एग्ज़ाम में लिखना होता है वो देख लेना। जो पैसा ओनर लगाता है, बिजनेस शुरू करेंगे तो ओनर जो शुरू में पैसा लगाता है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो, चाहे वो माल लगाए, चाहे फर्नीचर लगाए, जितना पैसा उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया ना, वो सब कैपिटल होता है। ठीक है जी, इंग्लिश में सुन लेते हैं। कैपिटल मीन्स द amount invested by the owner in the business organization. It may be brought in the form of cash or in the form of assets by owner of the business organization. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in this business. यहाँ बताया है कि कैपिटल लगाएगा क्यों भाई, इसी से तो आप माल खरीदोगे भाई, माल खरीदोगे, कुछ कनेक्शंस करवाने हैं, फर्नीचर लेना है, वो सब इसी से तो आएगा। तो शुरू में बिज़नेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो होता है कैपिटल। हिंदी में सारी बातें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है ड्राइंग्स। देखिए, उसने पैसा लगा दिया, उसे कहा कैपिटल। कभी उसे ज़रूरत पड़ी, उसे यानी ओनर को, दुकान के ओनर को ज़रूरत पड़ी तो पैसा निकालेगा भी, उसी की दुकान है, निकाल सकता है, कोई नहीं उसे रोकने वाला। तो वो जो पैसा निकालता है उसे कहेंगे ड्राइंग। वो चाहे तो सामान उठा के ले जाए, उसे भी कहेंगे ड्राइंग। अपने को ये समझना होता है कि ओनर जो करता है हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। आप समझिए, बिजनेस में बाहर की दुनिया से जो हमारे लेन देन हो रहे हैं वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और ओनर जो पैसा लगा रहा है या निकाल रहा है हम उसे भी नोट करते हैं। ड्राइंग्स क्या है, एक बार सुनते हैं। ड्राइंग्स रेफर्स टू द अमाउंट विड्रॉन और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ओनर का घर है, उसके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, उनके लिए वो पैसे ले गया, बच्चे की फ़ीस के लिए पैसे ले गया। ठीक है ना, इस तरह से। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पर्सनल और डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड बाय द बिजनेस, दैट इज़ पेड आउट ऑफ बिजनेस मनी। जैसे मान लो कि जो ओनर है उन्होंने खुद का इनकम टैक्स चुकाया, ओनर ने अपना पर्सनल इंश्योरेंस करवाया, ओनर के बच्चे की स्कूल फीस पे की, ओनर ने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया। इन सब के लिए अगर उसने बिजनेस में से पैसा निकाला तो इसे हम ड्राइंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिए, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस फॉर द चिल्ड्रन वगैरह। ये सारी बातें आप हिंदी में दोहराएंगे, टाइम ख़राब होगा। आगे चलिए, लायबिलिटीज़ क्या है। पहले एक बुनियादी बात समझते हैं, लायबिलिटीज़ क्या है। देखिए, जो पैसा बिजनेस को लौटाना है किसी को, वो है लायबिलिटीज़। सिंपल एग्जांपल, अपन किसी से लोन लेते हैं तो वो पैसा अपने को भारत में भरना पड़ेगा। अपन किसी से माल उधार मंगाते हैं तो वहाँ पैसा आपको भरना पड़ेगा बाद में। आप पूरा महीना टेलीफोन यूज़ करते हो, लाइट यूज़ करते हो, आपको उसका बिल भरना पड़ेगा। ये सब आपके लिए लायबिलिटीज़ हैं। तो टेक्निकल क्या बोलता है, लायबिलिटीज़ डिनोट्स द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू अदर
other than the proprietor on different accounts such as creditor, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses। कहता है लाइबिलिटीज उस अमाउंट को दिखाता है जो बिजनेस हाउस को देनी है किसी को, ठीक है। बिजनेस को कुछ पैसा ओनर को भी देना होता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, पर यूँ समझिए कि बिजनेस को कुछ पैसा ओनर को भी देना होता है, उसे हम कैपिटल नाम देते हैं। उसके अलावा बिजनेस को जो पैसा औरों को देना होता है वो लाइबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर्स जिनसे हमने माल मंगाया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में क्या होता है, हमने किसी से माल मंगाया और सामने वाले को राइटिंग में लिख के दे दिया कि भाई हम आपको इतने महीने बाद पैसे दे देंगे, तो जो लिख के दिया उसे कहेंगे बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि हमारे अकाउंट में मान लो 8,000 रुपये थे और हमने किसी को 10,000 का चेक दे दिया, ठीक है। तो बैंक चाहे तो मना कर सकता था, लेकिन अगर बैंक में हमारी अच्छी चलती है तो बैंक ने हमारे चेक का पेमेंट कर दिया। अब हमारे अकाउंट में था तो 8,000 और बैंक ने पे कर दिया 10,000, तो 2,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाएगी। तो 2,000 हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये 2,000 हम बैंक को वापस करेंगे। इसी तरह कोई भी अगर बिल आपका बाकी है, किसी की सैलरी बाकी है, रेंट बाकी है, उन सबको अपन नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब नीचे बताया है इन्होंने लायबिलिटीज़ कितने तरह की होती है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। लायबिलिटीज़ निकालने का इन्होंने फॉर्मूला बताया, असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए बराबर एल प्लस सी, ए बराबर एल प्लस सी, और उससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। ये छोटी सी मैथ्स है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए लाइबिलिटीज़ में 2 लाइबिलिटीज़ यूँ हो सकती है, एक तो होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। मैं समझाता हूँ। देखिए दुकान अलग होती है और जो दुकान के ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। वापस सुन लीजिए, दुकान अलग होती है और जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर दुकान की बात करें विच इज़ नॉन लिविंग, निर्जीव, तो जो दुकान है उसे जो पैसा ओनर को देना है वो है इंटरनल लायबिलिटी, और जो पैसा दुकान को बाहर के लोगों को देना है वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा जो पैसा ओनर को देना है एंड ऑल। मैं फिर बोलता हूँ, दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉप पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की लायबिलिटी होती है। एक जो पैसा ओनर ने लगाया था और ओनर को लौटाना है वो है इंटरनल लायबिलिटी, और एक पैसा जो बाहर से उठाया है, माल वगैरह, लोन वगैरह, वो पैसा देना है, वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अभी स्टार्टिंग में टफ लगता है, जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ता है आगे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक मैं आपको अजीब बात बताऊं, दुकान में जो कमाई होती है वो कमाई भी दुकान को देनी होती है, दुकानदार को। रिपीट, जो पैसा कमाया जाता है शॉप पे वो पैसा भी शॉप को देना होता है, शॉपकीपर को। तो ये है लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। वेरी टफ, सब उलझते हैं, 11th में सबको दिक्कत आती है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई ना। चलिए दोनों मैंने बात कर ली है। इसी तरह लायबिलिटीज़ को अपन टाइम के बेसिस पे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ जल्दी निपटानी है, कोई आपके पीछे पड़ गया, पैसे ला पैसे ला, तो वो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से दे सकते हो, तो वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इट मीन्स दोज लायबिलिटी विच डू नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट इन 1 ईयर, दे आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। हम 1 साल का क्राइटेरिया मानते हैं, 1 साल के बाद जो पैसे देने हैं वो 2 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है, वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और इसके अलावा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसके अलावा इट मीन्स दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट भी धीरे धीरे आप समझेंगे, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, मान लो हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट, तारीख ध्यान सुनना, 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट। तो अगर वहाँ से 1 साल पकड़ो, यानी 31 दिसंबर 2021, इस बीच में अगर आपको कोई अमाउंट देना है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। यानी बैलेंस शीट के दिन से शुरू करते हैं, जब हमने उधार लिया वहाँ से काउंट नहीं करते। यूँ समझो, जब हमने बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस बैलेंस शीट के 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा हमें देना है, जो बैलेंस शीट के 1 साल के अंदर देना है वो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और जो बाद में देना है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के एग्जांपल हो सकते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, आप माल मंगाओगे तो कितने दिन रुकेगा। या बिल्स पेबल, बिल भी आपको जल्दी चुकाने पड़ेंगे,
जो आपने लिख के दिए हैं लोगों को। अगर आपने किसी से लोन ही ये कह के लिया है कि शॉर्ट टर्म लोन है 6 महीना 12 महीना, तो देना ही पड़ेगा। और बैंक से जो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो वो भी आपको जल्दी ही चुकानी पड़ती है, तो वो होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। असेट्स क्या होता है? हम बेसिकली ये बहुत सबसे ज़्यादा जो वर्ड बोला जाता है अकाउंटेंसी की स्टडी में वो होता है असेट्स। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, आपके बिजनेस यानी दुकान बोलते हैं, आपकी दुकान में जो कुछ भी रखा हुआ है, जो कुछ भी रखा हुआ है वो आपके असेट्स है। या आपकी दुकान में रखा हुआ नहीं है, आप किसी पे पैसा मांगते हो, वो आपकी असेट्स है। एग्जांपल बताता हूँ। दुकान में रखा हुआ क्या क्या है? बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, कार, कंप्यूटर, कैश, बैंक बैलेंस, कैश तक, ये सब तो आपके असेट्स हैं ही हैं। अब आपने जो पैसा बैंक में रखवाया हुआ है वो आपके पास नहीं है, पर बैंक से ले तो सकते हैं। जो पैसा आपने लोगों को उधार दिया है, लोग तो बाहर घूम रहे हैं, पर आप उनसे अपना पैसा तो वसूल कर ही सकते हो। तो जहाँ से भी पैसा आना है ना, या तो अपन उसको मार के उससे पैसा लेंगे, दैट इज़ मार के यानी फ़ोन वोन करके, या जो चीज़ अपने पास है उसे सेल करके पैसा लेंगे। लेकिन जहाँ से भी फ्यूचर में इन्फ्लो आएगा, जहाँ से भी फ्यूचर में पैसा आएगा, वो होती है असेट्स। चलिए मैंने समझाने की कोशिश करी, देखते हैं। Assets are the material things or possessions or properties of a business including the amount dues it from others। क्या कहता है? जो मटेरियल चीज़ें अपने को दिखाई देती है दुनिया जगत में, जो मोह माया दिखाई देती है, वो समझो एसेट है। आपके कब्जे में कोई चीज़ है, पोजीशन में है, आपके कब्जे में है, वो आपकी एसेट्स है। और जो पैसा आपको दूसरों से लेना है वो एसेट्स है। जैसे आपके पास बिल्डिंग हो, लैंड हो, मशीन, फर्नीचर, माल, कैश हो। डेटर्स मतलब जिन लोगों पे हम पैसे मांगते हैं। बिल रिसीवेबल मतलब कुछ लोगों पे हम पैसे मांगते हैं और उन्होंने राइटिंग में स्टाम्प पेपर पे हमें लिख के दिया है। ये सब क्या है? असेट्स हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटिटी टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज इन असेट्स। हर वो चीज़ जिससे फ्यूचर में कैश आएगा या फ्यूचर में कोई बेनिफिट हमें होगा, वो आपके लिए असेट है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हिंदी में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, और एसेट्स का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यही फॉर्मूला मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले। असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अगर आप इधर उधर घुमा देंगे, जैसे लायबिलिटीज़ को राइट साइड पे रहने दीजिए, कैपिटल को उधर ले आएंगे, तो असेट्स माइनस कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल को राइट साइड पे रहने दीजिए, लायबिलिटीज़ को उधर ले आएंगे, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हो जाएगा। हमेशा तरीका होता है कि एक फार्मूला कस के याद रखना चाहिए, और ये फार्मूला ये वाला है, A बराबर L+C। दो फॉर्मूले बाकी इससे अपने आप ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए और सुन लेते हैं। असेट्स को ये बोलते हैं कि इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। असेट्स में एक तो है आपका फिक्स्ड असेट्स, और एक है करंट असेट्स, और एक होता है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स बहुत टफ होता है, वो तो अपन जब 11th ख़त्म हो रहा होगा तब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए। फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, और तीसरा फिक्टिशियस असेट्स होता है, उसका हिंदी थोड़ा गलत हो गया है। खैर, फिक्स्ड असेट्स, देखिए फिक्स्ड असेट्स क्या कि जिनका बैलेंस तेज़ी से नहीं बदलता। इधर मैं पढ़ देता हूँ। फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस। अब इसमें दो बातें आई हैं। पहली बात, ये असेट्स हम बिजनेस को चलाने के लिए लेते हैं। जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं, वो बिजनेस में काम आता है। मशीन लेते हैं, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। बिल्डिंग लेते हैं, शॉप लेते हैं, जिसमें हम अपनी दुकान चलाते हैं। तो जब किसी चीज़ को हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेते हैं और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब समझो 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, तो वो आपके फिक्स्ड असेट होते हैं। आगे, दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये हम रीसेल के लिए नहीं लेते कि हमने लिया है और इसे बेच देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके एग्जांपल पूछे कि फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल वगैरह, वो फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं। और इनकी वैल्यूएशन कैसे होती है? जैसे आपने कार खरीदी 6 लाख की, फिर 1 साल बाद वो 6 लाख की नहीं मानते भाई, मान लो 60,000 उसमें से निकल गया वैल्यू, तो 540 रह गया। अगले साल फिर 50-60,000 उसमें से कम हो जाएगा, ऐसे करके। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, ये फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हुआ, इसका हिंदी आ गया। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स को और अगर बातें करें तो इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक तो दिखाई देने वाली एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और एक दिखाई ना देने वाली एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को समझाना बहुत आसान है। आपका जो मशीन है, कंप्यूटर है, आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और ठीक है, देख सकते हो, तो ये टेंजिबल एसेट्स हुआ। इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल समझो कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया। ये लाइसेंस मान लो लिकर यानी शराब बेचने का लाइसेंस हो गया,
या आपको कोई कहें वेपन्स हथियार बेचने का लाइसेंस मिल गया, तो ये जो लाइसेंस है वो भी क्या है, आपकी असेट्स है, उसके बेस पे तो आप काम कर रहे हो। लेकिन अब वो कोई दिखाई, जैसे कार है, लंबी चौड़ी कार दिखाई देगी, कंप्यूटर एक टेबल पे दिखाई देगा, लाइसेंस जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है और हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में ही हो, वो इंटेंजिबल असेट्स होता है। तो इंटेंजिबल असेट्स को थोड़ा समझना मुश्किल रहता है। चलिए, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस और विच कैन बी सीन इन और टच सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं। इंटेंजिबल असेट्स में दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल। गुडविल बहुत एक एग्जांपल अच्छा है। आप समझो कि हर शहर में हर चीज़ की एक फेमस दुकान होती है। मान लीजिए मिठाई की दुकान है, तो आपको याद आ जाएगा कि आपके शहर में कौन सा फेमस मिठाई वाला है। अब आप समझो वो जो मिठाई वाला है ना, उसके लिए जो स्टॉक है, जो शॉप है, मशीन है, कंप्यूटर है, वो सब तो दिखाई देने वाली एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स। लेकिन एक की एसेट्स और है, वो है उसकी गुडविल। जिस वजह से ग्राहक चला आ रहा है, ग्राहक 50 मिठाई की दुकानें छोड़ के उसकी तरफ आ रहा है, तो वो है उसकी इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल वगैरह। ठीक है जी। चलिए, इसी तरह से कोलगेट कंपनी, बाटा कंपनी, इनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं जिसके बेसिस पे इनका ब्रांड दूसरों से अलग दिखाई देता है, तो ये भी इनके लिए असेट्स होती है। और एक लास्ट अपन पढ़ेंगे करंट असेट्स। देखिए, जिनको आप लंबे समय के लिए लेंगे वो तो हो गए लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स असेट्स, और जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दोगे, वो होते हैं करंट असेट्स। कहता है करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर अक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टॉक। आप स्टॉक क्यों लेते हो? आपकी नीयत ये है कि थोड़े दिन में मैं इसको बेच दूंगा और पैसा कमा लूँगा। यानी किसी चीज़ में अगर हम ये इंटेंशन के साथ जाते हैं कि इसे बाद में हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और वो भी जल्दी, तो वो करंट असेट्स होता है। तो स्टॉक हुआ, आप बैंक में पैसा रखवाते हो, आपको पता है कि जब चाहे कैश निकाल सकते हैं, तो वो करंट असेट्स हुआ। आप डेटर्स को उधार देते हो, आपको पता है कि इनसे पैसा वसूल कर लेंगे महीना 2 महीने में। यानी जिस चीज़ के अंदर लिक्विडिटी होती है, जिस चीज़ को हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, खास करके 1 साल के अंदर, तो वो आपका करंट असेट्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा हैवी रहा बट ठीक है, सुन लेते हैं तो ठीक रहता है।